हेलो एवरीवन। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10 चैप्टर 3 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 और इसमें आज हम क्वेश्चन 2 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले हम जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 ये कंडीशन दिया है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से तो यहाँ हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये जो हमारा नीचे वाला समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2x से 2x कट जाएगा, प्लस माइनस में है और ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का। तो 3 4 ये हो गया 7y प्लस का इज इक्वल टू और यहाँ ये भी प्लस का हो गया तो इसे भी जोड़ देते हैं। 4 1 5 2 1 3 तो ये आ गया 35। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 35 और ये 7 3 गुणा में बटे में आ जाएगा 35 बटे 7 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर y का जो मान है y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब y का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है यहाँ पर, देखिए ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और y का मान यहाँ पर 5 आ चुका है तो y के स्थान पर 5 हम रख देंगे। 2x प्लस 3 और y के स्थान पर 5 क्योंकि y का मान निकल चुका है इज इक्वल टू 11 2x प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू और ये 11 है। 15 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 में से 11 घटा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 यानी कि x बराबर माइनस का 4 बटे 2 से काट देंगे आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर आ गया है x बराबर -2 और ये y बराबर आ गया है यहाँ पर
5। तो ये दोनों जो मान हैं ये उठा करके हमें यहाँ इसमें रखना है। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है पहले से, और इसी से हम यम की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x और y का मान रखने पर, और कहाँ रखेंगे हम, इस इक्वेशन में। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस ये 3। तो यहाँ y का मान 5 है, 5 इज इक्वल टू एम और x का मान -2 प्लस का 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू ये -2m। इसको यहीं सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू -2m। तो इसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2/-2। अब इसे काट देंगे तो m आ जाएगा -1, और यही m की वैल्यू है, और ये इसका आंसर आ गया। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए आइए सॉल्व करते हैं। और इसमें हम पहले मान लेंगे। क्वेश्चन 3 है और इसका पार्ट 1। इसमें हम मान लेंगे, माना चूंकि यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो हम मान लेंगे माना संख्याएं x और y हैं, x और y हैं। अब यहाँ से प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन में है, एक बार फिर देखते हैं और इसको पढ़ करके हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। और यहाँ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याएं हमारी ये हैं और इनका अंतर x - y इज इक्वल टू 26। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अंतर माने होता है घटा, यानी कि डिफरेंस। तो एक संख्या में से दूसरी संख्या जब घटेगी तो 26 आएगा। यही यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। आगे पुनः एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पहले दोनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं। एक संख्या हमारे पास है यहाँ से x, और यहाँ पर ये बराबर कर दें, ये है दूसरी संख्या। ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 3y, और ये हमारा समीकरण नंबर 2, और ये हमारा 3y है। तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ये जो है x का जो मान है ये y के पदों में व्यक्त है, यानी x का ये पूरा ये मान है, वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो इसे हम x का जो मान है समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे x के स्थान पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और x के स्थान पर हमें 3y यहाँ रखना है। 3y
माइनस x के स्थान पर ये हो गया 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। अब 3y में से एक y घटाएंगे तो कॉमन सी बात है 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू ये 26/2 हो जाएगा और 2 से हम भाग दे देंगे तो 2 कम 2 2 3 6 यानी आ गया ये 13। तो यहाँ ये y का जो मान है वो 13 आ गया। अब y का मान उठा करके हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास है, यहाँ पर x बराबर इज इक्वल टू 3 और यहाँ ये y का मान क्या है 13, तो y के स्थान पर 13 रख देंगे यहाँ पर जो है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 13 3 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान आ गया 39 और y का मान यहाँ पर आ गया है 13। तो यहाँ पर संख्याएं हमारी हो गई, यहाँ लिख सकते हैं अतः, ये लास्ट स्टेप है, अतः संख्याएं 39 और 13 हैं और यही इसका आंसर है। अगला पार्ट देखते हैं। और इसका पार्ट है सेकंड। पार्ट सेकंड में है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड और पार्ट इसका सेकंड। तो यहाँ पर ये कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर बड़ा कोण और छोटा कोण, तो यहाँ मान लेंगे, माना या लेट भी आप लिख सकते हैं, माना बड़ा कोण इज इक्वल टू x डिग्री तथा छोटा कोण इज इक्वल टू y डिग्री। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है ये कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहली बात कि हम संपूरक को समझ लेते हैं, संपूरक का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर ये संपूरक से तात्पर्य होता है 180 डिग्री, यानी कि जब दो कोणों को मिला दें और दोनों कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाता है तो इसे हम कहते हैं संपूरक कोण। एक कोण दूसरे का संपूरक कोण यानी उसको पूरा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कोण हैं, एक कोण है बड़ा और दूसरा है छोटा, यानी कि दोनों कोणों को जब हम मिला देंगे तो इनका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अब यहाँ से दूसरा समीकरण में भी हम बना सकते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो यहाँ पर है ये बड़ा कोण लिख लेते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ ये छोटा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे के साथ ये 18 लगा हुआ है तो छोटे में प्लस ये 18 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई का हम पक्षांतर कर देंगे x माइनस वाई और इज इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसे भी समीकरण 2 कर सकते हैं, तो ये आपका x का मान हो जाएगा, और ऐसे भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ x माइनस वाई बराबर 18 है, तो हम यहीं से कर लेते हैं समीकरण 2 से। आप 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से, तो यहाँ पर समीकरण 2 से जब हम करेंगे
तो समीकरण 2 हमारे पास है। समीकरण 2 हमारे पास ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। वाई का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर वाई प्लस 18, यानी ये पूरा पूरा इतना आ चुका है। ये हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम समीकरण 2 लिख चुके हैं तो इसे हम कर देंगे समीकरण 3। और नहीं लिखते तो हम डायरेक्ट भी इसे लेके कर सकते थे, जैसा हमने क्वेश्चन 3 में पार्ट 1 में किया था। तो यहाँ पर x का ये मान जो है आ गया है y के पदों में। तो यहाँ x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर x के स्थान पर है y प्लस 18, तो y प्लस 18 हो जाएगा x के स्थान पर, और ये प्लस y है इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर y जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2y, और 18 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस 18। अब यहीं घटा लेते हैं, 180 माइनस 18। अब 10 में से हम 8 घटा देंगे, आ जाएगा 2। 7 में से 1 आ जाएगा 6, यानी कि 162। तो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 162, यानी कि y इज इक्वल टू 162/2। अब 2 से भाग कर देंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, यानी y का जो मान आ गया वह आ गया 81। अब y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास है, ये है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, और y का यहाँ पर मान आ चुका है 81। तो यहाँ पर हम 81 लिख सकते हैं, 81 और ये प्लस 18। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 81 में 18 हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 81 और प्लस ये 18, 8 1 9, और यहाँ भी 8 1 9, तो ये आ गया 99। तो x का मान यहाँ पर आ गया 99। तो यहाँ x बराबर 99 और y बराबर आ गया है 81। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण आ गया है 81 डिग्री, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है इसमें हम मान लेंगे क्वेश्चन 3 और पार्ट भी इसका है 3। यहाँ से माना प्रत्येक मान 1 होता है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू x रुपये तथा प्रत्येक गेंद माने होता है बॉल, गेंद का मूल्य इज इक्वल टू y रुपये। अब यहां से प्रश्नानुसार तो यहाँ ये कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो 7 की हम एक बल्ले का जो मूल्य है उसमें गुणा कर देंगे तो 7 बल्ले का मूल्य निकल जाएगा, यानी कि 7x प्लस, और यहाँ है 6 गेंदें, तो एक गेंद के
मूल्य से हम गुणा कर देंगे तो 6 गेंदों का मूल्य निकल जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू, अब पूरा टोटल मूल्य हो जाएगा 3800 रुपये। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार इसने कहा है दोबारा, उसने 3 बल्ले, अब की बार 3 बल्ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5 गेंदे 5y और इज इक्वल टू 1750 में 1750, समीकरण नंबर 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि का जो है यूज करना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 से 1 हमारे पास है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो यहाँ पर हम 6y का पक्षांतर कर देंगे, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और ये 7 त्रिय गुणा में नीचे आ जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर x का ये मान y के पदों में व्यक्त है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो ये जो x का मान है ये उठा करके हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है 3x, तो यहाँ से 3 और x के स्थान पर ये पूरा हम रखेंगे, इसकी वैल्यू 3800 माइनस 6y बटे 7 और फिर है प्लस का 5y 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसे हम सॉल्व करके जो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 की हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 0 0 और 3 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 3 का 9 2 11 11,400 माइनस 6 3 18y प्लस, अब ये 7 की जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35y और ये अपॉन जो हो जाएगा ये 7 बटे में 7 इज इक्वल टू 1750। अगले स्टेप में 7 की हम त्रिय गुणा कर देंगे और यहाँ ये 35 में से 18y हम घटा लेंगे, 11,400 प्लस में 35 में से जब हम 18 यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 17y इज इक्वल टू 1750 गुणा ये 7। अब 1750 यहाँ पर है और इसकी गुणा हम 7 से कर लेते हैं रफ में, 7 0 0 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगा 3 7 7 49 49 3 52 के 2 हासिल लगा 5 7 के हम 7 5 12, तो 12,250 आ गया। तो यहाँ पर 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू 12,250, 11,400 ले जाके घटा देंगे हम, 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, यहीं घटा लेते हैं 11,400 ज़ीरो और यहाँ पर ये ज़ीरो है 5 और 12 में से 4 गया 8 850। तो यहाँ 17y इज इक्वल टू 850 आ गया। अब y इज इक्वल टू 850 बटे 17, 17 पंजे 85 होता है, काटेंगे तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पर आ गया 50। अब जो है हम x का मान भी निकालेंगे।
तो इसी पेज पर निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से हमारा समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है, ये x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है देख लेते हैं। y की वैल्यू है 50। तो यहाँ हम कर सकते हैं y के स्थान पर यहाँ 50 ब्रैकेट में अपॉन है ये 7 अपॉन 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3800 माइनस ये हमारा 0 6 पंजे 30 300 अपॉन 7। अब यहाँ 3800 है और इसमें से हम घटा देंगे 300, तो ये आ गया 3500, ये आ गया 3500। तो इसे हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू 3500 बटे में 7, जब इसे भाग करें 7 पंजे 35, 5 बार में कट जाएगा, ये आ गया 500। तो यहाँ x का मान आ गया 500 और ये y का मान यहाँ पर आ गया है 50। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रत्येक बल्ले, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है और ये इसका आंसर है। अब आ गए हैं हम पार्ट 4 पर। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा क्या होता है? फिक्स रेंट, यानी कि यह जो रेट होता है, रेंट यानी किराया, यह भाड़ा यह फिक्स होता है, यह आपको देना ही होगा। के अतिरिक्त, इसके बाद अतिरिक्त चली गई दूरी पर, यानी इसके अलावा जो अतिरिक्त दूरी आपकी चली जाती है उस पर आपको अलग से भाड़ा देना होगा। यही कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन 3 चल रहा है और इसका आ गया है पार्ट 4। तो यहाँ से हम लोगों ने माना नियत भाड़ा यानी कि फिक्स्ड रेंट, किराया, नियत भाड़ा इज इक्वल टू x रुपये और आगे प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि हर किलोमीटर पे भाड़ा इज इक्वल टू y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ से हमें ये कह रहा है, देख लेते हैं पहले इसको क्वेश्चन को। दस किलोमीटर की दूरी के लिए, यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले तो हम नियत भाड़ा आपको देना होगा x रुपये प्लस, और यहाँ पर दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो 10 और 1 किलोमीटर का किराया कितना? y रुपये। तो 10 किलोमीटर गुणा y हो जाएगा 10y इज इक्वल टू टोटल आपने कितना दिया? 105 रुपये। 105 ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। दोबारा यहाँ पर ये कह रहा है
15 किलोमीटर भाड़े के लिए 155 रुपये दिया, तो नियत भाड़ा आपको दोबारा देना होगा प्लस, और अब की बार किलोमीटर यहाँ पर है 15, तो 15y इज इक्वल टू 155 रुपये। और ये जो है आपके समीकरण जो है बन चुके हैं। अब इन्हें केवल सॉल्व करके हम आंसर इसको निकाल देंगे। और यहाँ पर एक बात और पूछा है, उसे भी लिख लेते हैं। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले हम नियत भाड़ा निकाल लेंगे, इसके बाद प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना है वो निकाल लेंगे, फिर इनकी वैल्यू यहाँ उठा के सेट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है ये समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से और इसमें x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 10y का पक्षांतर कर देंगे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस ये 10y, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए x का ये पूरा मान आ चुका है, x का मान उठा करके हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास है समीकरण 2 x प्लस 15y इज इक्वल टू 135। तो इसी में हम जो है x का जो मान है वह प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर x है और इसका मान यहाँ पर 105 माइनस 10y, 105 माइनस ये 10y और ब्रैकेट कर देते हैं प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से 105 माइनस ये 10y प्लस में ये 15y इज इक्वल टू 155। 105 का पक्षांतर कर देंगे और 15 में 10y घटा देंगे तो 5y प्लस का आ जाएगा। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। अब यहाँ घटा लेते हैं 155 माइनस 105, ये आ गया 0 और ये 5, ये 0 यानी आ गया 50। तो यहाँ ये 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 बटे 5, 5 से भाग दे देंगे तो आ गया ये 10। तो y का मान यहाँ पर आ चुका है 10 और y का मान समीकरण 3 हमारे पास है। समीकरण 3 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये हमारा समीकरण 3 है। तो x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 और y का मान आ चुका है 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 दाह में 100, x बराबर 105 और ये माइनस 100 आ गया ये 5। तो यहाँ पर x बराबर 5 आ गया है और y बराबर आ चुका है ये 10। तो हम लिख सकते हैं अतः x हमने माना है नियत भाड़ा, तो लिख सकते हैं नियत भाड़ा यानी कि फिक्स्ड रेट रेंट, नियत भाड़ा, और ये हमारा है इज इक्वल टू 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये हमारा है 10 रुपये और यही हमारे आंसर है। पार्ट 5 क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 और चैप्टर हमारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स।
तो पार्ट 5 यहाँ पर है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसे हम मान लेते हैं पहले क्वेश्चन 3 है ये, और इसका पार्ट 5। माना भिन्न, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, अंग्रेजी में इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, और ये x/y। तो यहाँ से पहले भिन्न का फार्मूला, भिन्न इज इक्वल टू अंश बटे हर से, यह भिन्न जो है बनता है अंश बटे हर, यानी कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो ये हमारा है फार्मूला भिन्न का। क्लियर हो गया। अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार तो यहाँ ये कहा है, पहले भिन्न हम लिख लेते हैं x/y, और इसने ये कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यानी अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ देंगे तो +2 +2, और ये कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू 9/11। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 से 3 गुणा यहाँ करेंगे और 9 से 3 गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18, 11x 9y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 18, और 22 का पक्षांतर करेंगे -22। तो ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, समीकरण नंबर 1 ये हमारा आ चुका है। पुनः दोबारा यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं दोबारा कहा है इसने। एक मिनट, ये दोबारा कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। यानी 2 जोड़ने की बजाय अब की बार हमें 3 जोड़ना है। तो भिन्न हम लिख लेते हैं उसी प्रकार से x/y, और अब की बार हम अंश में 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे, तो हमारा भिन्न हो जाएगा 5/6, 5/6। अब यहाँ से सॉल्व करके दोनों समीकरण बना लेंगे और x y की वैल्यू निकाल करके और यहाँ हम रख देंगे तो भिन्न हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं पहले। 3 गुणा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। तो यहाँ 6x 5y का पक्षांतर करेंगे -5y इज इक्वल टू 15, और ये -18 का पक्षांतर कर देंगे तो -18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम जो है एक साथ जो है रख लेंगे, तो हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 हमारे पास ये है 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 1 है, और ये हमारा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, समीकरण 2 है। अब यहाँ हम समीकरण 1 से जो प्रोसेस हम करते चले आए हैं उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से, तो ये यहाँ पर है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 9y का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y और प्लस का ये 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू
9y, और यहाँ पर ये ध्यान दें, यहाँ पर -4 था तो ये माइनस रहेगा, माइनस का 4 अपॉन 11। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहीं से भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी पेज पर जो है लिखा हुआ है, इस पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ चुका है हमारा इक्वेशन नंबर 3, और ये x का जो मान है ये y के पदों में व्यक्त है। तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 हमारे पास यहाँ है 6x - 5y = -3। तो यहाँ पर 6 और x के स्थान पर ये वैल्यू हमें रखना है। तो 9y - 4 अपॉन 11, और फिर यहाँ पर है -5y, तो -5y = -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 की यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 9 = 54, 54y - 6 × 4 = 24 अपॉन 11 -5y, और ये -3। एलसीएम ले लेंगे हम, ये हमारे पास 54y - 24, और ये -11 × 5 = 55 हो जाएगा, 55y बटे 11 = -3। 11 की 3 गुणा कर देंगे, 54y - 24 - 55y = -33। 11 × 3 = 33 हो जाएगा। अब 55 में से 54 घटा देंगे तो माइनस का यहाँ पर 1y बचेगा, इक्वल टू -33, और ये यहाँ पर हमारे पास है माइनस का, ये हमारे पास 24 है। इसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +24। अब यहाँ से माइनस से माइनस अभी रह गया है, तो ये हमारा हो जाएगा -y = अब 33 में से जब हम ये 24 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -9, और माइनस से माइनस से कट जाएगा, तो y का मान यहाँ पर आ गया 9। अब y का मान समीकरण यानी कि इक्वेशन 3 में रखने पर, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन 3 हमारे पास देखिए ये है, ये हमारा इक्वेशन 3 है, और यही हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x = 9, और y का मान यहाँ पर 9 है, तो 9, और ये -4 अपॉन 11। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x = 9 × 9 = 81 -4 अपॉन 11। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 77 अपॉन 11, भाग देंगे आ जाएगा 7। तो यहाँ से x का मान आ गया 7, और y का मान यहाँ पर आ चुका है 9। तो लिख देंगे x = 7, y = 9। तो ये हमारा x और y का मान आ गया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भिन्न। ये भिन्न हमें बताना है कि भिन्न का मान क्या है, भिन्न का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम कर सकते हैं कि यहाँ पर x = 7 और y = 9 है, तो भिन्न हमारी हो जाएगी भिन्न = यानी भिन्न हमारी है x/y, तो भिन्न हमारी हो जाएगी 7/9, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन 3 जो हमारा है इसका पार्ट 4 नियत भाड़ा वाला क्वेश्चन था, प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा। तो यहाँ पर हम निकाल चुके थे कि नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें और निकालना था जो थोड़ा ध्यान से हट गया, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको। 25 किलोमीटर के लिए तो पहले आपको नियत भाड़ा देना होगा 5 रुपये। तो यहाँ पर 5 + 25 किलोमीटर है, और यहाँ पर 25 और गुणा 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपये, तो 25 × 10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 + अब 25 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 250। अब 5 जोड़ देंगे तो ये आ गया 250
रुपये, यानी कि आपको 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपये देना होगा, और ये इसका आंसर है। अगला पार्ट, अब इसका बचा है क्वेश्चन थर्ड का लास्ट भाग है, ये 6वां भाग। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आगे 5 वर्ष, और यहाँ पर लिखा है पूर्व, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसे हम मान लेते हैं पहले। क्वेश्चन थर्ड पार्ट 6, और यहाँ पर हम मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान यानी कि करंट एज, वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, और यहीं पर जैकब का पुत्र है तथा पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि करंट एज इज इक्वल टू 5 वर्ष, और यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि हम आपको बताते चलें कि जब क्वेश्चन में ये कहा जाए फार्मूला, जब क्वेश्चन में कहा जाए पश्चात या बाद, पश्चात या बाद जब क्वेश्चन में आए तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जोड़ना है, आपको जोड़ना है। जब क्वेश्चन में ये कहे पूर्व या पहले, तब आपको घटाना है। ये जनरल फार्मूला है और जिसे आप जो है याद रखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो बच्चों इसे जो है बड़ी ध्यान से इसे आप देखें। अब यहाँ से इक्वेशन हम बनाएंगे। यदि आप इक्वेशन बना लेंगे तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन बनाना ही इसमें मेन वर्क है, यानी कि इक्वेशन बनाना ही इसमें मेन वर्क है, यानी कि मुख्य कार्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरफ पिता को रख देंगे, ये हमारा जैकब है और ये हमारा जो है उसका पुत्र है, और यहाँ बराबर का एक चिन्ह। 5 वर्ष बाद, यहाँ पर बाद का है, ध्यान दें। जब यहाँ पर पश्चात या बाद रहेगा तो जोड़ना है। कितना जोड़ना है? ये 5 वर्ष बाद, तो दोनों जो है 5 साल दोनों की उम्र जो है 5 साल बढ़ जाएगी। +5 और ये +5। आगे क्या कहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब ये है, जैकब की आयु उसके पुत्र ये है, पुत्र की आयु के 3 गुनी, यानी कि पुत्र की आयु के 3 गुनी, पुत्र के साथ 3 गुनी है, तो यहाँ जो है 3 गुना हो जाएगा इसमें पुत्र में। अब इसे सॉल्व करते हैं और समीकरण बना लेते हैं। x + 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 5 3 15 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, तो ये हो गया। x - 3y इज इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हम बना चुके हैं। अब यहाँ से पुनः दोबारा यहाँ पर कहा है, देखिए
5 वर्ष पूर्व, यानी दोबारा हमें जो है ये हमें एक तरफ जैकब और एक तरफ इसका पुत्र ये बनाना होगा। और अब की बार कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, और पूर्व जब कहेगा तो हमें क्या करना है, घटाना है। ये मैंने आपको फार्मूला हमें बताया है कि जब पश्चात या बाद में होगा तो जोड़ना है, पूर्व या पहले रहेगा तो घटाना है। तो यहाँ पर आपको जो है 5 साल घटा देना है, जितने साल कहेगा उतने साल आपको दोनों में से घटा देना है, यानी ये 5 साल पीछे पास्ट में चले जाएंगे, यानी कि भूतकाल में। आगे, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु में 7 की हम गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करके समीकरण बना लेते हैं। तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y और माइनस 7 पंजे 35। अगले स्टेप में x और 7y का हम पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और ये प्लस का 5 जाके उधर प्लस का हो जाएगा पक्षांतर होने पर। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा माइनस का 30, ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जो है एक साथ हम रख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए यहाँ पर, तो इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ से हमारा है समीकरण 1, ये x माइनस 3y और इज इक्वल टू 10। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और ये हमारा समीकरण 2। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से और समीकरण 1 से इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते चले आए हैं। तो यहाँ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। 3y का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, और ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया 3rd। तो यहाँ पर जो x का जो मान है वह y के पदों में व्यक्त है, और ये मान उठा करके हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ से हमारे पास समीकरण 2 हमारे पास है x, इसका मान हमें ये रखना है 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 और 7y में से 3y घटा देंगे तो माइनस का बचेगा 4y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10, माइनस का 4y और ये माइनस का 30 और 10 हो जाएगा माइनस का 40। अब y इज इक्वल टू माइनस का 40 बटे हो जाएगा माइनस का 4, 3 गुना में नीचे आ जाएगा बटे में, माइनस से कट जाएगा और 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो y का मान आ गया यहाँ पर 10। अब y का मान हम जो है समीकरण हमारा 3 है उसमें हम रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर हमारा समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, तो लिख लेते हैं पहले x बराबर 10 प्लस 3y और y का मान यहाँ रख देंगे। तो x बराबर 10 प्लस
3 और y का मान यहाँ पर है 10। x बराबर 10 प्लस 10 3 30, जोड़ देंगे तो x बराबर 30 से 10 40। तो यहाँ पर x का जो मान आ गया वो 40 आ गया और y का मान यहाँ पर आ चुका है 10। तो हम लिख सकते हैं अतः, और x हमने माना था जैकब को। देख लेते हैं यहाँ पर देखिए हमने जैकब की वर्तमान आयु को माना है x, तो हम लिख सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, और यही इसके आंसर है। अगला टॉपिक हमारा आता है विलोपन विधि, और इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा है विलोपन विधि, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से देखिए ये हमारा है ये एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसमें होता क्या है, इसमें हमें ये करना होता है कि तो x चर कि तो y चर, दोनों चरों में से एक चर को हमें जो है समाप्त करना होता है, उसका हमें विलोप करना होता है। इसी को हम कहते हैं विलोपन विधि। तो इस पर एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ से जो है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो विलोपन विधि को समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम विलोपन विधि को आज समझेंगे कि विलोपन विधि से कैसे जो है इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2। तो ये हमने लिया है एग्जाम्पल, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि समीकरण 1 और 2 में से कि तो y चर समाप्त हो जाए कि तो x चर, ये हमें देखना होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1, और यहाँ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये y चर जो समाप्त हो जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ प्लस होता तो हमें यहाँ पर घटाना होता, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम इसको जोड़ देंगे ऐसे, और जब जोड़ेंगे तो ये नीचे वाले समीकरण के चिन्ह जो है नहीं बदलेंगे, जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ से y जो हमारा ये चर है यानी कि वेरिएबल, ये हमारा कट जाएगा, ऐसे हम जोड़ देंगे। ये x क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 14 और ये 4, इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। अब
2x इज इक्वल टू 18/2। यहाँ पर अगले स्टेप में 2 यहाँ भी नहीं आएगा। 2x इज इक्वल टू 18 है ये। अब यहाँ पर x बराबर 18/2। ये जो 2 है ये त्रिय गुणा में नीचे आ जाएगा 18 के बटे में। अब 2 से हम 18 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 9। तो यहाँ से आ गया x बराबर 9। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखकर y का मान निकाल सकते हैं और समीकरण 2 में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। मैं दोनों में रख के बारी बारी से आपको बताऊंगा। पहले समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण 1 हमारे पास है। देखिए x प्लस वाई बराबर 14, तो लिख लेते हैं पहले x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ x का मान हम रखेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y बराबर 14 माइनस 9 का हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से y बराबर 14 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ आपने देखा y का मान ये 5 यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। तो लिख लेते हैं पहले x माइनस वाई बराबर 4 और यहाँ पर x का मान हमें रखना है 9। तो यहाँ पर 9 माइनस वाई बराबर 4, 9 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 9। माइनस वाई 9 में से 4 घटा देंगे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 5। तो यहाँ आपने देखा कि जब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 5 आता है और x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तब भी 5 आता है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया कि आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में दोनों में से किसी में भी रख के जो है आप मान निकाल सकते हैं y का। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, अतः x बराबर 5 और सॉरी यहाँ x बराबर 9 आया है, x बराबर 9 और y बराबर 5, इसे 9 बना दें तो x बराबर 9 और y बराबर 5 और यही इसका आंसर है। तो यहाँ से आपने देखा कि विलोपन विधि से कैसे समीकरणों को हल किया जाता है। और यहाँ पर बुक में हमारे पास है विलोपन विधि, यहाँ से मैंने आपको बताया इसका क्या प्रोसेस है। और अगली एक्सरसाइज हमारी है प्रश्नावली 3.4 और इसी विलोपन विधि पर यह पूरी प्रश्नावली डिपेंड करेगी जो है। तो मेरा अगला वीडियो देखना न भूलें जो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।